दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन सभी बातों को करने वाले हैं जो कि बिहार बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दे दिए हैं जो विद्यार्थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दे दिए हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग होगा उस ज्वाइनिंग तक के सारे प्रोसेस को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज़ एक एक करके हम समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। अगर हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन से संबंधित सारे अपडेट इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम सारी चीज़ को देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि बेल्ट्रॉन के सभी एग्ज़ाम जो है नवंबर में ले लिए गए हैं, लेकिन नवंबर में एग्ज़ाम के दौरान 7 तारीख और 8 तारीख इन 2 दिनों जो है सर्वर डाउन की वजह से कुछ विद्यार्थियों का जो है एग्ज़ाम ठीक नहीं गया था। इन लोगों का शिकायत था कि सर्वर डाउन की वजह से मेरा एग्ज़ाम ठीक नहीं गया है, तो उन लोगों का एग्ज़ाम जो है दोबारा लिया जाएगा, सिर्फ टाइपिंग। और शुभ जस्सी डिजिटल सेंटर है पटना का, वहाँ पे एमसीक्यू और टाइपिंग दोनों लिया जाएगा। तो वहीं पे सिर्फ एमसीक्यू और टाइपिंग दोनों लिया जाएगा, बाकी बाद बिहार के सभी सेंटर पे आपको सिर्फ टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए बेल्ट्रॉन ने दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने हेतु 30 नवंबर को जो है डेट शेड्यूल किया था, किंतु एग्जाम नहीं हो पाया कोई कारणवश, या सर्वर डाउन होगा या फिर किसी प्रकार का कोई समस्या ऐसी हो गई होगी जिस कारण से 30 तारीख का भी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो अभी तक दूसरा कोई नोटिस आया नहीं है कि 7 तारीख और 8 तारीख का एग्जाम फिर दोबारा कब होगा। जैसे ही इसका कोई नोटिस आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो बनाकर। और बात करते हैं अब कि आंसर की। तो आंसर की देखिए दोस्तों, बेल्ट्रॉन एग्जाम होने के 10 से 15 दिनों के अंदर में दे देती है, लेकिन अभी तक 7-8 तारीख का एग्जाम नहीं हो पाया है, इस वजह से लेट हो रहा है। जैसे 7 तारीख और 8 तारीख वालों का एग्जाम होता है उसका 10 दिनों के अंदर में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। आगे है पैनल किस प्रकार बनेगा, ई-केवाईसी होगा, डिस्ट्रिक्ट है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आगे है ज्वाइनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में होना चाहिए, सैलरी आपको कब मिलता है और कितना मिलता है, सभी बातों को जो है हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले आंसर की। जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि 10 से 15 दिनों में आपका जो है आंसर की आ जाएगा, और कब से, जब आपका 7 तारीख और 8 तारीख का एग्जाम हो जाता है उसके बाद से। चलिए आगे देखते हैं पैनल में नाम। तो दोस्तों, अगर आप जब दे देंगे एग्जाम तो आपका जो आंसर की आएगा उससे आप मिलान कर लीजिएगा। अगर 60 नंबर में से आपका 30 नंबर आता है तो ही आपका नाम पैनल में आएगा बॉय कैंडिडेट के लिए, और जो अगर गर्ल कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, तो उसके लिए 27 ही मार्क्स है। अगर आप 27 लाते हैं तो आपका पैनल में नाम आ जाता है। बस रहते हैं कि आपको टाइपिंग में किसी एक में भी क्वालिफाई होना चाहिए। आपका पैनल में नाम किस प्रकार से आएगा ये आपने समझ लिया। उसके बाद अब समझते हैं ई-केवाईसी। तो दोस्तों, ई-केवाईसी होता क्या है ये जानते हैं। ई-केवाईसी आपको करना होता है अगर आपका नाम पैनल में आ जाता है तब। अगर आप पास हो गए हैं और ई-केवाईसी करना है तो आपको इसमें होना क्या चाहिए कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और ये सभी बच्चे ई-केवाईसी कर पाएंगे जिसका कि नाम पैनल में आया होगा। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस समय में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ई-केवाईसी नहीं हो पाएगा आपका। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मोबाइल नंबर जो है आधार से लिंक नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करवा लीजिए। और हाँ दोस्तों, जब आप मोबाइल लिंक करवाने जाएंगे तो कोशिश कीजिएगा वहाँ ईमेल भी अपडेट करा लीजिए और फ़ोटो भी अपडेट करा लीजिए। होता क्या है कि कुछ बच्चों का जो है आधार कार्ड में बचपन का फ़ोटो होता है, जिस कारण से आधार वेरीफाई में वहाँ के कर्मचारी लोग दिक्कत करते हैं और तरह तरह के बहाना बनाते हैं कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत तरह से जो है स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप जो है ये भी काम जरूर करवा लीजिएगा। तीनों आपका एक साथ हो जाएगा, मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा, ईमेल भी हो जाएगा और आपका फोटो भी अपडेट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक को। आगे है डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, जब आपका ई-केवाईसी हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उस समय डॉक्यूमेंट जो लगते हैं तो बेसिकली वही सब डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो दस्तावेज आप जो है फॉर्म भरते वक्त दिए थे। तो सिंपल सी है, आपको तो पता ही होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो 10th का मार्कशीट लगेगा और 12th का मार्कशीट लगेगा और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा और 10th का सर्टिफिकेट, फिर आपका कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट आपने दिया होगा वही वाला लगेगा, फिर आपका जाति आयावासी ये तीनों लगेगा। करंट होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप बनवा सकते हैं। उसके बाद में आधार कार्ड लगेगा विथ मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।
तो आपने ये भी समझ लिया किस किस से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब आगे देखते हैं कि ज्वाइनिंग किस जिला में होगा। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि जब आप EKYC करेंगे उस समय आपको 3 डिस्ट्रिक्ट चुनने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जो है अपना ही डिस्ट्रिक्ट में चुने, अगर आप कटिहार डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि हम कटिहार ही डिस्ट्रिक्ट में जॉब करें, तो आप ओनली फॉर क्या कीजिएगा, कटिहार चुन लीजिएगा। बाकी बात जो कॉलम होगा 3 कॉलम उसको खाली छोड़ दीजिएगा, सिर्फ एक में कटिहार चुनकर 2 खाली छोड़ दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी नौकरी मिलेगा आपको कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। और हाँ, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 जो कॉलम होगा तीनों के तीनों में आप कटिहार चुन सकते हैं, तो आपको होगा क्या कि सिर्फ आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको जरूरी है आसपास के किसी भी जिले में हो जाए, तो तीनों कॉलम में आपको अलग अलग चुन लेना है, जैसे कि हमने यहाँ चुन के बताया है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इस तरह से आप अन्य जिलों को भी चुन सकते हैं। तो ये हो गया कि आपका जो है ज्वाइनिंग किस जिला में होगा। और हाँ, अगर तीनों चुन लेते हैं तो जिसमें से भी अगर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में यदि याचना आ जाता है बेल्ट्रॉन के पास, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आप एक ही जिले को चुनते हैं तो आपको वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि आप जब भी चुनेंगे तो तीनों आस पड़ोस के अपने डिस्ट्रिक्ट के आस पड़ोस में जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसे जरूर चुन लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपको जो है बहुत सुविधा होगा और जल्दी आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बैंक अकाउंट। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि अधिकतर सरकारी नौकरियों में जो बैंक अकाउंट होते हैं वे स्टेट बैंक के होते हैं और इंडियन ओवरसीज बैंक के। इन्हीं 2 बैंक में जो है अधिकतर पेमेंट करती है, सैलरी देती है सरकार। तो आपके पास भी अगर बेल्ट्रॉन में ज्वाइनिंग करते हैं तो इन्हीं 2 बैंकों में से किसी एक में आपका बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, क्योंकि जो बेल्ट्रॉन पेमेंट करती है ये इन्हीं 2 बैंकों के द्वारा करती है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप जरूर से जरूर खुलवा लेंगे अकाउंट सेंट्रल बैंक में या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक में। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं सैलरी की। सैलरी कब मिलता है और कितने मिलता है। तो जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं तो 2 से 3 महीना तक आपको सैलरी देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आप अगर जनवरी में ज्वाइनिंग करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीना तक आपको सैलरी नहीं मिलेगा। उसके बाद में अप्रैल में जब 4वां महीना में मिलेगा आपको सैलरी, तो तीनों महीना का जोड़ करके एक साथ आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सैलरी जो है कितना मिलता है। तो देखिए दोस्तों, बेल्ट्रॉन में सैलरी जो बनता है आपको 25,000 के लमसम में आपका सैलरी बनता है। लेकिन 25,000 में से आपको जो है 25,000 में से EPF कटता है, PF कटता है। उसके बाद उर्मिला अगर आपको पेमेंट कर रही है तो उर्मिला पेमेंट काटती है। इन्हीं सभी जो है चीज़ों को जोड़ करके काट छाट करके आपको सैलरी जो देखने को मिलेगा 17,000 के लमसम में आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और सभी चीज़ों को काटने के बाद में जो है आपको सैलरी कितना देखने को मिलेगा, 17,244 रुपये के लमसम में आता है सैलरी। इतना ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको कितना सैलरी मिलने वाला है ये भी आपने जान लिया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को एक एक करके समझ लिया होगा। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको जो है क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यही जानने का कोशिश किया है कि आप जब एग्जाम दे दिए हैं और आपको ज्वाइनिंग करना है तो इसके बीच में आपको किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए दोस्त, अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।